अद्रित, आद्या, आयुष, सृष्टि, आर्यन, दिशा मॉल में शॉपिंग कर रहे थे जब आयशा ने अद्रित और आद्या को एक दूसरे का हाथ पकड़े घूमते हुए देख लिया, जिससे उसे गुस्सा आने लगा और वो गुस्से से एक नज़र उन्हें देखकर वहां से चली गई। आयशा के साथ ही कोई और भी था जिसकी नज़र उन दोनों पर पड़ चुकी थी। अब ये कौन था और क्या तूफान लेकर आने वाला था, ये तो आगे पता चलेगा। वो सभी शॉपिंग करके वापस पेंट हाउस के लिए निकल गए। मॉल में फूड कोर्ट में ही उन्होंने कुछ कुछ खा लिया था। पेंट हाउस पहुंचते हुए उन्हें लगभग शाम हो चुकी थी। पेंट हाउस पहुंचकर सभी गाड़ी से निकलकर अंदर आए। सभी हॉल में सोफे पर फैल गए। कुछ देर सुस्ताने के बाद वो लोग उठे और अपने अपने रूम में चले गए। उसके बाद लड़के बाहर लड़कियों का इंतजाम करने लगे और लड़कियां अंदर कुछ खाने के लिए बनाने लगीं। लगभग 1 घंटे बाद सब तैयार था। बाहर गद्दे बिछे हुए थे बैठने के लिए। आज मौसम भी ठंडा सा था, शायद बारिश आने वाली थी। सभी आकर वहीं बैठ गए। षष्ठी, क्या कुछ खेलें? हाँ, क्यों ना ट्रूथ और डेयर खेलें। षष्ठी, अच्छा आइडिया है। आप क्या कहती हैं आद्या भाभी, आप खेलोगे ना? आद्या कुछ कहती उससे पहले ही दिशा ने कहा, अरे हाँ, ये भी खेलेगी। आद्या दिशा की तरफ घूर कर देखने लगी, जिस पर दिशा ने अपने दांत दिखा दिए। तीनों लड़के उन्हें देखकर नामी अपना सिर हिलाने लगे। षष्ठी, ठीक है, तो रूल्स ये है। आर्यन, अरे पहले हमसे तो पूछ लो, हम खेलेंगे या नहीं। दिशा, तुमसे क्यों पूछे, मुझे पता है कि तुम खेलोगे। खेलोगे ना, बोलकर वो आर्यन को घूरने लगी तो आर्यन ने हाँ में सिर हिला दिया। आयुष और अद्रित तो बस उसे देखते रह गए। अद्रित, बस अब गेम शुरू करो। षष्ठी हैरानी से, क्या बात है भाई, आज तो आप भी खेल रहे हैं, आपने एक बार भी कुछ नहीं कहा और अब गेम शुरू करने की इतनी जल्दी है आपको। षष्ठी की बात पर सभी मुंह दबाकर हंसने लगे। वहीं अद्रित उसे घूर कर देखने लगा। षष्ठी, तो रूल्स ये है कि एक बोतल स्पिन होगी, जिसकी तरफ भी वो रुकेगी उसे हम लोग सवाल पूछेंगे, या फिर अगर किसी का टास्क देने का मन हो तो वो भी दे सकते हो। आप लोग ओके? सभी ने हाँ में सिर हिला दिया। गेम शुरू किया गया। सभी एक सर्कल में बैठ गए। आद्या अद्रित के सामने, दिशा आर्यन के सामने और षष्ठी आयुष के सामने। षष्ठी ने बोतल स्पिन की तो बोतल घूमते हुए आयुष की तरफ आकर रुकी। आर्यन ये देखकर खुश हो गया। आर्यन, हाँ, तुझसे सवाल मैं पूछूंगा और तुझे उसका सच सच जवाब देना पड़ेगा। आयुष, नहीं, तू रहने दे, तू कुछ ऐसा वैसा फालतू का सवाल करेगा, मुझे पता है। आर्यन, फालतू का सवाल से क्या मतलब है तेरा? देख, मेरा सवाल बहुत जरूरी है और पूछना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो तू मुझे रोक नहीं सकता। आयुष, ठीक है, इतनी नौटंकी मत कर, पूछ, क्या पूछना है। आर्यन ने उसकी बात पर एक नज़र सृष्टि को देखा, फिर आयुष को देखकर बोला, ये बता, तू जो पिछले महीने काम का बोलकर गायब हुआ था 1 हफ्ते के लिए, कहाँ गया था? आयुष आर्यन को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा। फिर उसने अद्रित की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। उसने अपना भोला सा चेहरा बनाकर कहा, वो सृष्टि से मिलने गया था मैं। आयुष की बात पर अदित और आर्यन उसे हैरानी से देखने लगे। वहीं सृष्टि शर्म से इधर उधर देखने लगी। दिशा और आद्या तो मुंह दबाकर हंसने लगी। आयुष, सॉरी सॉरी अद्रित, मैं तुझे बताने वाला था लेकिन भूल गया। अद्रित, कोई बात नहीं। अद्रित की बात सुनकर आयुष हैरान रह गया और सृष्टि भी, लेकिन फिर दोनों ने चैन की सांस ली। गेम आगे बढ़ाया गया। इस बार बोतल घुमाई तो वो सृष्टि की तरफ आकर रुकी। दिशा, सृष्टि, तुम हमें यह बताओ कि तुम्हारी लव स्टोरी में पहले प्रपोज किसने किया था? सृष्टि, और किसने दी? मैंने। ये तो हमेशा बचते रहते थे मेरे सामने आने से। दिशा, है? वाह, क्या बात है। सृष्टि, हाँ दी, आपको पता है इन्हें मैंने कितनी बार अपनी फीलिंग्स बताई, लेकिन ये पहले मुझे इग्नोर कर देते थे। आयुष, बस आगे खेले, और भी लोग हैं ना। आर्यन ने बोतल स्पिन की तो इस बार बोतल दिशा की तरफ आकर रुकी। आद्या, दिशा से सवाल हम करेंगे। सभी आद्या की तरफ देखने लगे। वहीं दिशा उसे सीरियस देखकर थोड़ा डर रही थी। आद्या ने दिशा को देखते हुए पूछा, क्या तुमने आज तक हमसे कोई बात छुपाई है? भले ही आद्या का सवाल नॉर्मल था, लेकिन दिशा उसके पीछे का मतलब अच्छे से समझ गई थी। उसने एक नज़र आर्यन को देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर आद्या से कहा, हाँ आद्या, बस यही जानना था। माहौल काफी सीरियस हो चुका, जिसे सही करने के लिए शशि ने कहा, चलो चलो, अब तो बस 3 लोग ही बचे हैं। उसने बोतल स्पिन की
और इस बार बोतल आर्यन की तरफ आकर रुकी, जो देखकर आयुष खुश हो गया, क्योंकि उसे बदला जो लेना था अपना आर्यन ने उसे फंसा दिया था। आंखें खोलकर सवाल पूछकर, आयुष, तुझे एक टास्क देता हूँ। तुझे करना यह है कि तुझे दिशा को प्रपोज करना है। आयुष की बात पर दिशा और आर्यन आंखें फाड़कर उसे देखने लगे। दिशा ने आंखों के कोनों से आद्या को देखा, जो बिल्कुल शांत बैठी थी और सभी की तरफ देख रही थी, और उसका इतना शांत रहना दिशा को डर लग रहा था। आर्यन धीरे से आयुष के कान में, तू पागल हो गया है क्या? क्यों मरवा रहा है? यहाँ तो वो सबके सामने अच्छे से बोलेगी, लेकिन अकेले में बहुत धोएगी यार। आयुष, हाँ तो मैं चाहता हूँ, तूने वो सवाल पूछकर मुझे फंसाया ना, अब तू भी फंस, तभी तो मजा आएगा खेल का। आर्यन, साले तुझे तो छोड़ूंगा नहीं। आयुष, पहले दिशा से तो बच ले, फिर मुझे पकड़ना, समझा? षष्ठी, चलो भाई शुरू हो जाइए। आर्यन, तुझे भी देख लूंगा मैं चिरमोटी। षष्ठी, क्या क्या बोले आपने? आर्यन, कुछ नहीं। षष्ठी, कुछ नहीं तो बड़बड़ा रहे हैं, कीजिए। हाँ हाँ कर रहा हूँ, कहते हुए वो उठा और दिशा की तरफ बढ़ने लगा। वहीं दिशा उसे घूर कर देख रही थी, जिसे आर्यन की सिट्टी पिट्टी गोल हो रही थी। आर्यन दिशा की तरफ आया और उसने प्यार से दिशा का हाथ पकड़ लिया, लेकिन दिशा ने गुस्से से उसके हाथ में अपने नाखून चुबा दिए। आर्यन ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो बस प्यार से दिशा को देखने लगा। आर्यन, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, तो तभी से मैं खुद को पूरा सा समझने लगा हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई है जिसके साथ मैं जैसा हूँ वैसे रह सकता हूँ, हंसता हुआ रोता हुआ कैसे भी। तुम मुझे संभालना और बदले में मैं तुम्हें संभालूंगा। हर नखरे सह लूंगा, कोई शिकायत नहीं करूंगा, बस तुम साथ रहना। तुम मेरी पूरी जिंदगी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दिशा दिशा ने जब उसकी बात सुनी तो वो अपनी जगह सन रह गई। आज तक आर्यन ने उसे दिशा कहकर नहीं बुलाया था, पता नहीं किस किस नाम से बुलाता था वो उसे, लेकिन आज उसकी बात सुनकर दिशा हैरान, खुश और इमोशनल हो गई। सभी ने उनके लिए तालियां बजाई, सिवाय अद्रित के। वो तो बस देख रहा था अपनी आद्या को, उसे कोई मतलब नहीं था कि कौन किसे क्या बोल रहा है। सृष्टि, दिशा दी, अब आप भी बोलो ना कुछ। आर्यन, नहीं, सिर्फ प्रपोज करने के लिए कहा था, जवाब के लिए नहीं। सृष्टि, हे भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको जवाब नहीं चाहिए क्या? आर्यन, नहीं। दिशा आर्यन की तरफ ही देख रही थी, जिसकी आंखों में आज उसे अपने लिए ढेर सारा प्यार नजर आ रहा था। आर्यन ने दिशा की आंखों में देखते हुए ही धीरे से उसके हाथ को चूम लिया, जिससे दिशा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसके बाद आर्यन अपनी जगह जाकर बैठ गया। दिशा भी अपनी जगह पर बैठ गई। अब बचे सिर्फ आद्या और अद्रित। सृष्टि ने बोतल स्पिन की। सभी की नज़र कभी आद्या और कभी अद्रित पर होती, तो कभी बोतल पर। वहीं अद्रित और आद्या एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जैसे उन्हें कोई मतलब नहीं कि बोतल किसकी तरफ आकर रोकेगी। उन्हें बस एक दूसरे की आंखों की गहराई में उतरना था। तभी बोतल और उसे देखते हुए सृष्टि ने कहा, भाई, यू आर द विनर। आद्या भाभी से कुछ भी करवा सकते हो, क्योंकि बोतल भाभी की तरफ रुकी है। उसकी आवाज से दोनों होश में आए। अद्रित ने आद्या की तरफ देखा और कहा, मुझे कुछ नहीं करवाना। सृष्टि, क्या भाई, दिस इज नॉट फेयर। यार ऐसा थोड़ी होता है, फिर गेम का मजा ही क्या। आद्या, हम तैयार हैं, आप बताइए क्या करना होगा। उसकी बात पर अद्रित ने आद्या की तरफ देखा, जिसका सिर और पलकें झुकी हुई थी। हाय, उसकी यही अदा तो सबसे कमाल की थी। सृष्टि, भाई मैं भाभी को टास्क दूं क्या? अद्रित ने आद्या को देखते हुए ही हाँ में सिर हिला दिया। सृष्टि ने सभी की तरफ देखा, फिर आद्या की तरफ देखकर कहा, ओके, तो क्योंकि भाई विनर हैं इसलिए आपको उनके साथ डांस करना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर आद्या हैरानी से उसे देखने लगी। आद्या, ये आप क्या? नहीं नहीं, हम ये नहीं कर पाएंगे, आप कुछ और करवाइए ना। सृष्टि भोला सा मुंह बनाकर, प्लीज भाभी, मेरे लिए इतना सा नहीं करेंगी आप? आद्या ने जब उसे उदास देखा तो उसने हार मान ली। बस यही तो बात थी ना, आद्या किसी को भी थोड़ा सा भी उदास नहीं देख सकती थी, वो बस पिघल गई। षष्ठी, भाई आओ ना। अद्रित आगे आया। उसने आद्या की तरफ देखते हुए धीरे से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया और दूसरे हाथ में आद्या का हाथ पकड़ लिया। आद्या का दूसरा हाथ अद्रित के कंधे पर और नजरें नजरों से टकरा रही थी। शशि ने सॉन्ग प्ले किया और जैसे ही सॉन्ग की ट्यून स्टार्ट हुई, बारिश भी शुरू हो गई। बस फिर क्या था, माहौल तो अपने आप रोमांटिक हो गया।
जो तेरे संग लगी प्रीत मोहे, रू बार बार तेरा नाम ले के, रब से है मांगी यही दुआ, तू हाथों की लकीरें थाम ले। अब बारिश में दोनों का डांस इतना मस्त लग रहा था कि षष्ठी और दिशा खुद को रोक नहीं पाई और उन्होंने भी आर्यन और आयुष को अपने साथ ले लिया। फिर क्या, तीनों कपल्स बारिश में कपल डांस करने लगे। जब अदिति ने देखा कि आद्या ठंड से कांप रही है और उसने नीचे झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया। साथ ही आर्यन और आयुष को भी दिशा और षष्ठी को अंदर ले जाने का बोलकर वो अंदर की तरफ बढ़ गया। वो आद्या को लेकर ऊपर अपने कमरे में आया। उसने आद्या को नीचे उतारा, फिर एसी का टेम्परेचर बढ़ा दिया। वो जल्दी से क्लोसेट की तरफ गया और एक टॉवल लेकर आया। उसने उसे आद्या को दिया और कहा, तुम रुको, मैं तुम्हारा बैग लेकर आता हूँ। आद्या ने बस कांपते हुए हाँ में सिर हिला दिया। अद्रित वहां से अपनी साइड वाले रूम में गया और जल्दी से आद्या का सामान लेकर बाहर आया। वो अपने कमरे में आया और देखा तो आद्या हाथ में टॉवल लिए कांप रही थी। बीच बीच में उसे छींक भी आ रही थी। अद्रित जल्दी से अंदर आया। उसने आद्या का सामान एक साइड रखा और उसके हाथ से टॉवल लेकर खुद उसके बाल सुखाने लगा। आद्या बस उसे देख रही थी, कैसे वो उसकी केयर कर रहा था, उसे संभाल रहा था। टॉवल से अच्छे से उसके बाल सुखाने के बाद अद्रित ने कहा, जाकर चेंज कर लो वरना फीवर हो जाएगा इन कपड़ों में। आद्या ने हाँ में सिर हिलाया और धीरे धीरे चलते हुए अपने बैग के पास आई। उसने अपने कपड़े लिए, फिर अद्रित को देखते हुए बाथरूम में चली गई। उसके जाने के बाद अद्रित ने एक गहरी सांस ली, फिर खुद की तरफ देखा। वो भी तो पूरा भीग गया था। उसने एक नज़र बाथरूम के बंद दरवाजे को देखा, फिर अपने क्लोसेट की तरफ चला गया। वहां से कपड़े लेकर वो अपने रूम के साइड वाले रूम में चला गया। इधर कुछ देर बाद आद्या बाथरूम से बाहर आई। उसने कमरे को देखा तो उसे अद्रित कहीं नजर नहीं आया। अब उसे कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन छींकें अभी भी आ रही थी। कमरे की गर्माहट से और कुछ चेंज करने से उसे थोड़ा रिलीफ मिला था। आद्या कमरे में सोफे पर बैठी थी। हालांकि बाहर अभी भी बारिश हो रही थी और आद्या का बालकनी में जाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन उसे बीमार भी नहीं पड़ना था। लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो वो उठी और उसने अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ा दिए। वो अभी कुछ कदमों की दूरी पर थी, तभी कमरे का दरवाजा खुला और अद्रित अंदर आते उसे देखकर बोला, वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। आद्या के कदम वहीं के वहीं रुक गए। उसने पलटकर अद्रित की तरफ देखा। अद्रित के हाथ में इस समय एक ट्रे थी जिसमें 2 कप थे और शायद कोई मेडिसिन थी। वो अंदर आया, उसने ट्रे बेड की साइड टेबल पर रख दी और उसे रखकर वो आद्या की तरफ आकर उसका हाथ पकड़ अपने सामने रखा और बोला, ये कहाँ जा रही थी तुम? आद्या, बालकनी में। अदित उसे घूर कर बोला, क्यों? आद्या, वो बाहर मौसम कितना अच्छा हो रहा है। अदित, तुम्हें पता है ना, अभी तुम बाहर से ही आई हो और किस हाल में आई थी, फिर भी तुम्हें वहां जाना है, वापस भीगना है, तबीयत खराब करनी है अपनी, कहीं नहीं जा रही हो, चुपचाप जाकर वहां बेड पर बैठो। आद्या ने बेचारा सा मुंह बनाया और एक बार पलटकर बालकनी की तरफ देखा। फिर वापस जब उसने अदित की तरफ देखा तो अदित उसे ही घूर रहा था। यह देखकर आद्या हड़बड़ा गई और जाकर चुपचाप बेड पर बैठ गई। तभी उसकी नज़र ट्रे की तरफ गई जिसमें गरम गरम चाय रखी थी, जिसे देखकर वो खुश हो गई। अद्रित जो उसकी तरफ ही आ रहा था, उसने जब आद्या को चाय देखकर इतना खुश देखा तो उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। वो आद्या के पास आया और उसने ट्रे उठाकर बेड पर बीच में रख दी, फिर खुद भी वहीं सामने बैठ गया। उसने आद्या को चाय का कप पकड़ा दिया और खुद ने कॉफी का कप ले लिया। आद्या तो चाय पीने में गुम हो गई और अदित उसे देखते हुए अपनी कॉफी एंजॉय कर रहा था। कुछ देर बाद उसने अपना अपना कप खाली किया। अब जाकर आद्या को कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन उसका मन और नज़र दोनों तो बालकनी की तरफ थी, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और मौसम भी काफ़ी अच्छा था। आद्या को ऐसा मौसम पसंद भी था, तो उससे रुका नहीं जा रहा था, लेकिन अद्रित के गुस्से की वजह से मजबूरन उसे रुकना पड़ रहा था। अद्रित ने देखा तो वो बेड से उठा और उसने आद्या की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। आद्या उसे देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि अद्रित क्या करना चाहता है। उसने अद्रित के हाथ में अपना हाथ रख दिया। अद्रित उसे लेकर बालकनी की तरफ जाने लगा, जो देखकर आद्या का चेहरा खिल उठा। अद्रित ने बालकनी का स्लाइड डोर खोला और वो दोनों बालकनी में आ गए। बारिश की हल्की हल्की फुहार आ रही थी। ज्यादा तेज बारिश नहीं थी, इसलिए अद्रित उसे बालकनी में ले आया था। आद्या आगे खड़ी थी और अद्रित उसके पीछे। अद्रित ने आद्या को पीछे से बाहों में भरा, जिससे आद्या सिर उठी।
लेकिन यह एहसास उसे बेहद खूबसूरत लग रहे थे। उसके अपने पेट पर मौजूद अदरीत के हाथ पर अपना हाथ रखा और अपनी आंखें बंद कर अपना सिर पीछे अदरीत के कंधे पर टिका दिया। इस समय दोनों को जो सुकून मिल रहा था एक दूसरे के साथ होकर, वो उनके लिए काफ़ी था। उन्हें इस समय किसी की ज़रूरत नहीं थी। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद अदरीत ने अपना सिर नीचे करके देखा तो आद्या ऐसे ही उसकी बाहों में सो चुकी थी। अदरीत एकटक उसके चेहरे को देखने लगा। सोते हुए वो कितनी प्यारी लग रही थी, जागते हुए भी वो शांत ही रहती थी या फिर शर्माती रहती थी। अदरीत का मन कर रहा था कि वो बस इसी तरह आद्या के चेहरे को देखते हुए रात गुजार दे। अदरीत ने आद्या से नज़र हटाई और नीचे झुककर आराम से उसे अपनी गोद में उठा लिया। आद्या ने भी खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया। अदरीत उसे लेकर कमरे में आया और उसे आराम से बेड पर लिटा दिया। वो उसके सिर को सहलाते हुए एकटक उसके चेहरे को देखने लगा। उसने नीचे झुककर धीरे से अपने होंठ आद्या के माथे पर रख दिए। वो उससे अलग हुआ और उसे एक नज़र देखकर उसने रूम की लाइट्स ऑफ की, सिर्फ एक डिम लाइट को छोड़कर। वो उस रूम से निकलकर बाहर आ गया और अपने रूम के साइड वाले रूम में चला गया। वो अंदर आकर बेड पर जाकर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद की तो आज जो भी उसके और आद्या के बीच हुआ वो सब उसके दिमाग में चलने लगा, जिससे उसे अंदर से एक सुकून सा महसूस हो रहा था। वो ऐसे ही अपने और आद्या के लम्हों को महसूस करते हुए गहरी नींद में चला गया। अगली सुबह आद्या की आंखें खुली। वो आंखें मसलते हुए उठी। जब उसने खुद को किसी और के कमरे में देखा तो एक बार के लिए वो हैरान रह गई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे कल रात जो हुआ वो सब याद आने लगा और वो सब याद करते हुए उसके होंठों पर बेहद खूबसूरत सी मुस्कान आ गई। उसने अपने हाथों से खुद को बाहों में भरा और खोई हुई सी कल रात के बारे में सोचने लगी। तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आया। उसने इधर उधर देखा, फिर उसे अपना फ़ोन साइड टेबल पर रखा देखा। उसने उसे उठाया और देखा तो घर से कॉल था। यह देखकर वो हड़बड़ा गई कि क्या बोले। उसने खुद को संभाला और कॉल उठाया तो सामने से अभिषेक जी की आवाज़ थी। अब तो आद्या की डर की कोई सीमा नहीं थी। नॉर्मली अपनी जी बात करती थी, आज अभिषेक जी कैसे बोल रहे थे। उसने ज़्यादा नहीं सोचा और खुद को सामान्य करके कहा, हाँ जी पापा जी। अभिषेक जी, आप घर कब तक आ रही हैं? आपको पता है ना, हमें आपको देखे बिना चैन नहीं आता है। आद्या जी पापा जी, बस अभी निकल रहे हैं यहाँ से। अभिषेक जी ठीक है, आराम से आइएगा। आद्या जी। सामने कॉल कट हुआ तो आद्या ने चैन की सांस ली, वरना उसकी तो सांसें अटक चुकी थी अभिषेक जी की आवाज़ सुनकर। वो जल्दी से बेड से उठी, फिर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद सभी नाश्ता कर रहे थे क्योंकि आद्या ने नीचे आकर बता दिया था कि उसके घर से कॉल आया था अभिषेक जी का, जिसकी वजह से जाना पड़ेगा। हालांकि उसकी बात सुनकर अद्रीत के एक्सप्रेशन चेंज हुए थे, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया था। नाश्ता करके सब निकल गए। अब क्योंकि दिशा अपनी स्कूटी से नहीं आई थी, आर्यन के साथ आई थी, इसलिए अब वो आर्यन के साथ ही जा रही थी। ऐसे में आद्या के लिए परेशानी ये थी कि वो कैसे जाए। उसने सोचा कि वो कैब बुक कर लेगी, लेकिन अद्रीत ने उसे उसके लिए भी मना कर दिया। उसने कहा कि वो उसे छोड़ देगा जैसे वो हमेशा उसे छोड़ता है उसकी गली के बाहर। आद्या के पास मना करने का ऑप्शन था, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने मना किया तो अदित और गुस्सा होगा, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं, बस हाँ कह दिया। लेकिन उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था। शायद अभिषेक जी से बात हुई थी, इसलिए यह पता नहीं क्या रीज़न था कि वो आज थोड़ा घबरा रही थी। अदित ने उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसका फेवरेट सॉन्ग भी चला दिया था, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। अद्रित उसे ऐसे परेशान नहीं देख सकता था, इसलिए उसने कार को थोड़ा साइड में रोका और आद्या का हाथ पकड़ उसे अपने सामने किया। उसने आद्या का चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, क्यों इतना सोच रही हो, कुछ नहीं होगा। जब तक मैं हूँ तब तक कुछ नहीं होगा। टेंशन मत लो, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। हाँ। आद्या ने नम आंखों से अपना सिर हिलाया। अद्रित ने उसे देखते हुए अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए, जिससे आद्या की आंखें बंद हो गईं और एक मुस्कान के साथ सुकून सा उसे महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे अद्रित ने उसकी सारी टेंशन खींचकर बाहर निकाल दी हो। अद्रित उससे अलग हुआ और पूछा, ठीक हो अब? आद्या ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया तो अद्रित ने उसका हाथ पकड़े हुए ही गाड़ी स्टार्ट की और उसे आद्या के घर की तरफ बढ़ा दी। कुछ देर बाद वो लोग घर पहुंच गए थे। मतलब आद्या के घर की गली के बाहर आकर उनकी कार रुकी।
अद्रित ने आद्या को देखा और उसके हाथ को थोड़ा सा सहलाते हुए कहा, रिलैक्स, सब ठीक है, अब जाओ। आद्या ने अद्रित की तरफ देखते हुए अपनी पलकें झपकाई, फिर सीट बेल्ट खोलकर वो गाड़ी से बाहर निकली। वो इधर उधर देख रही थी। उसने एक बार मुड़कर पीछे देखा तो अद्रित अभी भी वहीं कार के अंदर बैठा था। अद्रित ने उसके देखने पर उसे अंदर जाने का इशारा किया तो आद्या एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गई। वहीं अद्रित उसे जाते देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। जब उसे आद्या दिखना बंद हो गई तब उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चला गया। आद्या अपने घर आई तो देखा वहां सिर्फ अवनी जी मौजूद थी। अवनी जी आद्या को देखकर बोली, आ गई तुम? तुम्हारे पापा को अर्जेंट काम आ गया था तो जाना पड़ा, वरना वो तो तुमसे मिलकर जाने के लिए ही बोल रहे थे। आद्या, कोई बात नहीं मम्मा, वैसे पापा जी को कोई जरूरी बात करनी थी क्या हमसे? अवनी जी, नहीं तो वो तो काफी दिनों से तुम प्रोजेक्ट में बिजी थी ना, और सुबह जल्दी निकल जाती थी तो तुमसे मिल नहीं पाते थे, बस इसलिए। उनकी बात सुनकर आद्या को अब जाकर चैन आया। उसने कहा, ओह, अच्छा ठीक है। अवनी जी, हाँ वैसे अब हो गया प्रोजेक्ट कंप्लीट या अभी और जाना है? आद्या, नहीं मम्मा, हो गया, बस अब रिजल्ट बाकी है। अवनी जी, अच्छा चलो बढ़िया। कॉलेज कब से जाना है? आद्या, कल से मम्मा। अवनी जी, ठीक है, तुमने नाश्ता किया? आद्या ने भोला सा चेहरा बनाकर नामे अपना सिर हिलाया तो अवनी जी ने मुस्कुराकर प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम सामान ऊपर रख कर आओ, तब तक मैं लगाती हूँ, नाश्ता रेडी है, साथ में खाएंगे। आद्या ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद वो अपना सामान लेकर अपने कमरे की तरफ चली गई। वहीं अवनी जी उसे जाता देखती हुई फिर वो भी किचन में चली गई। आद्या अपने कमरे में आई, उसने अपना सामान अपनी जगह रखा। तभी उसे याद आया कि कल तो कार्तिक का कॉन्सर्ट था और उसने उसे बुलाया था, लेकिन आद्या तो अद्रित के साथ थी और उसकी कार्तिक से बात भी नहीं हुई थी। ये सोचते हुए उसने अपना फ़ोन उठाया और उसे चेक करने लगी, लेकिन वहाँ तो कोई कॉल नहीं था। यह देखकर आद्या सोचते हुए बोली, आद्या, इसका मतलब कार्तिक जी ने हमें कॉल नहीं किया। चलो अच्छा ही है, वरना फिर हमें उनसे झूठ बोलना पड़ता। बोलकर उसने फ़ोन साइड रख दिया। दूसरी तरफ इधर अद्रित अपने ऑफिस में बैठा कुछ सोच रहा था। इस समय उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे न जाने उसने कितना बड़ा काम कर दिया हो, लेकिन इसके साथ ही गुस्सा भी था। वो सोच रहा था, कल की बात जब वो आद्या को लेकर पेंट हाउस आया था, तब आद्या के उतरने के बाद उसका फ़ोन गाड़ी में रह गया था। तब उसके फ़ोन पर कार्तिक का कॉल आ रहा था। अद्रित की नज़र आद्या के फ़ोन पर गई। उसने जब कार्तिक का नाम देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया कार्तिक पर कि उसकी हिम्मत कैसे हुई आद्या को कॉल करने की। तभी उसने कुछ सोचते हुए आद्या का फ़ोन खोला। पासवर्ड तो था नहीं, क्योंकि आद्या को कभी नहीं लगा कि वो पासवर्ड लगाए। अद्रित ने कार्तिक का नंबर कॉल लॉग से डिलीट किया और उसे ब्लॉक कर दिया। ये कहते हुए उसने एक सातिर मुस्कान के साथ कहा, अब देखता हूँ तू कैसे करता है आद्या को कॉल। मैं तुझे आद्या के करीब भी नहीं आने दूंगा। कहते हुए उसके चेहरे पर कार्तिक के लिए बेहिसाब गुस्सा झलक रहा था। केबिन में किसी के नॉक करने से अद्रित अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने कम इन कहा तो उसका असिस्टेंट अंदर आया। वो उसे उसका शेड्यूल बताने आया था। अद्रित भी बाकी सब भूलकर फिलहाल काम करने लग गया। इधर कार्तिक गुस्से से अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। कल उसका जो कॉन्सर्ट उसने ऑर्गेनाइज किया था, उसमें एंड मोमेंट पर लाइटिंग की प्रॉब्लम आ गई थी। एक तो आद्या नहीं आई थी। उसने कॉल किया तो आद्या ने उठाया ही नहीं था, जिसकी वजह से उसका दिमाग बहुत खराब हो चुका था। और फिर लाइटिंग की दिक्कत, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। तो प्रिंसिपल सर ने अपने किसी पहचान वाले से बोलकर सब ठीक करवाया। तब जाकर फैंस शांत हुए और सिंगर का गुस्सा भी, क्योंकि उसका तो कॉन्सर्ट बिगड़ गया ना। कार्तिक और उस सिंगर के बीच काफ़ी कहासुनी भी हुई, जिसकी वजह से उस सिंगर ने कार्तिक को आगे के प्रोजेक्ट देने से इनकार कर दिया। उसके बाद प्रिंसिपल सर ने भी काफ़ी कुछ सुनाया कार्तिक को, और इन्हीं सबका गुस्सा उसने अपने रूम को बिगाड़ कर निकाला था। इस समय उसका कमरा कमरा कम और कबाड़ खाना ज़्यादा लग रहा था। वो गुस्से में इधर उधर चक्कर लगाते हुए बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया आद्या, मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मुझे इग्नोर कर दिया। इतने प्यार से बात करने के बाद भी तुम नहीं मानी। अब समय आ गया है
कि तुम्हें पता चले कि कार्तिक आखिर है क्या चीज़, और तुम्हें पाने के लिए अगर मैं तुम्हारे सामने अच्छा होने का नाटक कर सकता हूँ, तो अब तुम्हें हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, और इसमें तुम्हारा साथ दूंगी मैं। कहते हुए कोई कार्तिक के कमरे में आया। वो कोई और नहीं आयशा थी। आवाज़ सुनकर कार्तिक ने उस तरफ देखा तो वो खुश हो गया। वो जल्दी से उसके पास आया और बोला, बेबी आ गई तुम? कब से इंतजार कर रहा था मैं तुम्हारा। बताओ क्या खबर लाई हो। आयशा, खबर नहीं, इस बार प्लान लेकर आई हूँ। एक ऐसा प्लान जिससे अद्रित और आद्या न सिर्फ अलग होंगे, बल्कि दोनों के बीच ऐसी गलतफहमी पैदा होगी कि दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। कार्तिक, ऐसा क्या प्लान है? आयशा, सुनो। कहते हुए वो अपना प्लान बताने लगी कार्तिक को। कार्तिक बड़े ही ध्यान से सब सुन रहा था और उस हिसाब से एक्सप्रेशन दे रहा था। आयशा का पूरा प्लान सुनने के बाद कार्तिक ने खुश होते हुए कहा, वाह बेबी, प्लान तो बहुत अमेजिंग है। इससे तो ना सिर्फ वो दोनों अलग होंगे, बल्कि हमें जो चाहिए हमें वो भी मिल जाएगा। आयशा, बिल्कुल, इसलिए ही तो ये प्लान बनाया है मैंने। अब बस हमें मौके की तलाश है ताकि हम इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकें। कार्तिक, ठीक है। हाँ, तुम ना देखना, वो मौका जल्दी हमें मिलेगा। इस समय दोनों के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। पता नहीं अब क्या होगा। दूसरी तरफ आद्या के घर पर आद्या डिनर करके अपने रूम में बैठी अपने फोन को देख रही थी, जिस पर दिशा के कॉल आ रहे थे। वो दिशा से बात नहीं कर रही थी। रीजन तो उसने बताया नहीं अभी तक दिशा को, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठा रही थी। ज्यादा देर तक वो उसे इग्नोर नहीं कर पाई तो उसने कॉल उठाया। कॉल उठाते ही उधर से दिशा के चिल्लाने की आवाज आई। दिशा, यार तू पागल है क्या? कॉल क्यों नहीं उठा रही मेरा? किसी बात से नाराज है तो बात करके सॉल्व कर लेना, पर ऐसे इग्नोर तो मत कर यार। आद्या ने कुछ नहीं कहा तो दिशा ने फिर चिढ़ते हुए कहा, अब कुछ बोल भी। कॉल क्या सिर्फ सुनने के लिए उठाया है? आद्या, क्या बोले हम? तुम पहले चुप तो हो, तब तो कुछ बोलें। दिशा, हाँ ठीक है, मैं चुप हूँ, अब बोल तो। आद्या, हाँ हम तुमसे नाराज हैं, इसलिए कॉल नहीं उठा रहे थे क्योंकि तुमने हमसे बात छुपाई अपनी और आर्यन भाई के बारे में। लेकिन फिर जब हमने सोचा कि हमने भी तो तुमसे हमारे और अदित जी के बारे में छुपाया है, इसलिए हमारा तुमसे नाराज होने का कोई हक नहीं बनता। दिशा जो कॉल उठाते ही बरस पड़ी थी। आद्या की बात सुनकर बिल्कुल शांत हो गई। दिशा, हाँ चल, अब जब तूने अपनी गलती मान ली है तो फिर अपनी सजा के तौर पर मुझे कल गोलगप्पे खिला देना। उसकी बात सुनकर आद्या नामे से हिलाकर बोली, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, नौटंकी। गलती तो तुम्हारी भी है ना, तो तुम्हें भी सजा मिलेगी, इसलिए तुम हमें आइसक्रीम खिला देना। दिशा, ठीक है, खिला दूंगी। आद्या, हाँ अच्छा चलो, हम सोने जा रहे हैं, कल मिलते हैं, गुड नाइट। दिशा, गुड नाइट बेबी। आद्या, तुम कल मिलो हमें, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। तुम जानती हो हमें ऐसे वर्ड्स नहीं पसंद है। दिशा ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ तभी तो बोला। अच्छा चल, गुड नाइट, बाय। बोलकर उसने जल्दी से कॉल कट कर दिया, जिससे आद्या कुछ बोल ही नहीं पाई। कॉल कट होने के बाद आद्या अपने फ़ोन को देखते हुए बोली, पागल लड़की। उसके बाद उसने फ़ोन साइड में रखा और लेट गई। अगले दिन से फिर वही कॉलेज आना जाना शुरू हो चुका था सबका। आद्या को कॉलेज जाते हुए डर लग रहा था कि कहीं अगर वहाँ कार्तिक दिख गया और उसने उससे कुछ पूछा तो वो क्या जवाब देगी। लेकिन जब वो कॉलेज पहुंची तो उसे कार्तिक कहीं नहीं दिखा, बल्कि उसने सुना कि कार्तिक कुछ दिनों के लिए शहर में ही नहीं है। आद्या को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर उसने ज़्यादा नहीं सोचा। दूसरा, उसे आयशा भी कहीं नहीं दिखी। हाँ, कॉलेज में आद्या और अद्रीत का चोरी छुपे रोमांस जरूर शुरू हो चुका था, जिससे आद्या बस शर्माती रह जाती थी। अद्रीत कोई मौका नहीं छोड़ता था आद्या को प्रोटेक्ट करने का। उसकी वो आंखों से हुई बातें ही बहुत थी, आद्या को शर्म से पानी पानी करने के लिए। अगर आद्या से कभी कोई लड़का बात कर ले तो फिर अद्रित उसे छोड़ता नहीं था। धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ता जा रहा था और अब पूरे कॉलेज को पता चल रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या हैं। अभी आद्या दिशा के साथ ही आती जाती थी। अद्रित को पसंद तो नहीं था, लेकिन आद्या के लिए उसने कुछ नहीं कहा। इसी तरह 2 हफ्ते निकल गए। कॉन्सर्ट के रिजल्ट भी आ चुके थे और विनर अद्रित का ग्रुप बना, जिससे सभी बहुत खुश हुए। और इसी खुशी में 2 दिन बाद अद्रित के घर पर पार्टी रखी गई थी, जिसमें सभी इनवाइटेड थे। 2 दिन बाद आद्या और दिशा आद्या के कमरे में रेडी हो रहे थे पार्टी के लिए।
अवनी जी और अभिषेक जी भी जा रहे थे। 1 घंटे बाद सभी तैयार होकर रायचंद होटल के लिए निकल गए, क्योंकि पार्टी वहीं रखी थी। इधर अद्रित पार्टी के अरेंजमेंट देख रहा था, साथ ही उसकी नज़र एंट्रेंस की तरफ भी थी। आज वो कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहा था। जब वेदिका जी ने उसे एंट्रेंस की तरफ देखते देखा तो उन्होंने उसके पास आकर कहा, आ जाएगी वो, क्यों इतना बेचैन हो रहा है? तेरे देखने से जल्दी तो नहीं आएगी ना? उनकी बात सुनकर अदित ने तुरंत वहां से अपनी नजरें हटा ली। अदित, क्या? कौन मम? आप किसकी बात कर रही हैं? वेदिका जी, वही जिसका तू इंतजार कर रहा है। अदित, ऐसा कुछ नहीं है मम, आप रुकिए, मैं जरा अभी आता हूँ, बोलकर वहां से जल्दी से चला गया। वेदिका जी, अरे लेकिन, कहते हुए वो उसे जाते देखती रही। फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, तेरे चेहरे की खुशी बता रही है कि जो मैं सोच रही हूँ बिल्कुल सही सोच रही हूँ, और मुझे भी लगता है कि आद्या तेरे लिए बिल्कुल सही जीवन साथी साबित होगी। पार्टी में 2 चेहरे ऐसे थे जिनके चेहरे पर डेविल स्माइल थी, जैसे वो यहाँ किसी मकसद से आए हों। उनकी नज़र चारों तरफ थी। एंट्रेंस पर भी एक की नज़र थी। वो दोनों कोई और नहीं, आयशा और कार्तिक थे, जो अपनी फैमिली की वजह से पार्टी में इनवाइटेड थे। कुछ देर बाद आद्या अपनी फैमिली और दिशा की फैमिली के साथ एंट्रेंस पर खड़ी थी। तभी अदित की नज़र एंट्रेंस की तरफ गई और वो आद्या को देखते हुए उस तरफ जाने लगा। लेकिन तभी उसने देखा कि अर्जुन जी और वेदिका जी भी उस तरफ ही जा रहे हैं। तब जाकर उसका ध्यान आद्या और दिशा की फैमिली पर गया और उसके कदम रुक गए। वेदिका जी और अर्जुन जी ने आद्या की फैमिली के साथ दिशा की फैमिली का भी वेलकम किया। उसके बाद वो दोनों उन सभी को लेकर अंदर हॉल में आ गए। यह देखकर अद्रित ने अपना कोट सही किया। फिर आर्यन और आयुष को इशारा कर साथ चलने के लिए कहा। वो लोग भी चले गए और उनके पास आकर उन तीनों ने सभी बड़ों के पैर छुए। अद्रित को देखते ही आद्या की नजरें शर्म से झुक गईं और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। हाय, उसकी सदा परी तो अदित बाबू फिदा हैं। वहीं अभिषेक जी किसी गहरी सोच में थे और अदित की तरफ देख रहे थे। वो लोग वहीं खड़े रहकर बातें करने लगे। वहीं वेदिका जी अवनी जी और दिशा की मम्मा को लेकर बाकी लोगों से मिलवाने चली गईं। वहीं अर्जुन अभिषेक जी और दिशा के पापा अनुज के साथ बिजनेस वगैरह की बातें करने लगे। अब बच्चे बच्चे वो सब अपनी अपनी बातों में लग गए, इससे बेखबर कि उन सभी के ऊपर किसी की नज़र टिकी हुई है। आयशा और कार्तिक की आंखों में गुस्सा साफ देखा जा सकता था, साथ ही एक सातिर चमक भी। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बार काउंटर की तरफ खड़े वेटर की तरफ देखा। कार्तिक ने उसे इशारा किया तो उस वेटर ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से ड्रिंक के गिलास लेकर वो अद्रित और आद्या की तरफ बढ़ गया। इधर बातें करते हुए सभी को प्यास भी लग रही थी। आद्या को भी लग रही थी। वो इधर उधर देख रही थी। तभी अदित ने पीछे से आ रहे उस वेटर को ही अपने पास बुलाया। वो वेटर उनके पास आया और उसने आद्या को और बाकी सभी को ड्रिंक पकड़ाई। उसने बहुत ध्यान से सारी ड्रिंक पकड़ाई थी। जो ड्रिंक अद्रित और आद्या के लिए थी, उसने वही ड्रिंक उन्हें पकड़ाई थी। उन्हें ड्रिंक देने के बाद उसने आयशा और कार्तिक की तरफ इशारा किया, जिसे देखकर उन दोनों के होठों पर सातिर मुस्कान तैर गई। आद्या और अद्रित सभी से बातें करते हुए अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। तभी अद्रित को किसी ने बुला लिया तो वो उनसे बातें करने चला गया। उसके जाने की कुछ देर बाद आद्या को कुछ अजीब लगने लगा। वो दिशा से बाथरूम का बोलकर उस तरफ चली गई। आद्या को जाता देख आयशा ने कार्तिक की ओर इशारा किया तो कार्तिक हाँ में सिर हिलाकर आद्या के पीछे चला गया। इधर आयशा एक सातिर मुस्कान के साथ अद्रित के पास चली गई। इधर आद्या अपने सिर पर हाथ रखते हुए खुद को संभालते हुए चली जा रही थी, लेकिन उससे चला नहीं जा रहा था। वो अपने लड़खड़ाते कदमों से चलने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें भी बंद होती जा रही थी, जिस वजह से उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक ही वो गिरने लगी कि तभी कार्तिक ने उसे कमर से पकड़कर संभाल लिया। आद्या को अपने होश में न देख कार्तिक के चेहरे पर सातिर भाव थे। उसने कहा, आद्या, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? आद्या ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, हम कहाँ हैं और आप कौन हैं? आप हमें जानते हैं क्या? हमारी तबीयत, हमारा सिर चकरा रहा है, पता नहीं क्या हो गया हमें अचानक से। कार्तिक, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, चलो, मैं तुम्हें कमरे में ले चलता हूँ। आद्या, लेकिन आप हैं कौन? हम नहीं जानते आपको, हमें नहीं जाना आपके साथ कहीं भी, छोड़िए हमें, कहते हुए वो खुद को कार्तिक की पकड़ से छुड़ाने लगी।
लेकिन कार्तिक ने उसे नहीं छोड़ा। उसने आद्या से कहा, अरे आद्या, तुमने मुझे नहीं पहचाना क्या? मैं कार्तिक, याद आया, तुम्हारा दोस्त। आद्या, कार्तिक जी? आप कार्तिक? कार्तिक, तुम चलो मेरे साथ पहले, इस टाइम तुम ठीक नहीं हो। कहते हुए वो उसे ले जाने लगा। आद्या कुछ कहने के सेंस में नहीं थी, तो उसने कुछ नहीं कहा। कार्तिक आद्या को एक कमरे में ले आया। उसने आद्या को देखते हुए कहा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए किसी को बुलाकर लाता हूँ। ठीक है, आद्या ने हाँ में सिर हिला दिया। कार्तिक उसे एक नज़र देखकर गेट की तरफ आया। उसने गेट खोलने की कोशिश की तो गेट खुला ही नहीं। यह देखकर कार्तिक सातिर तरह से मुस्कुराया। उसने आद्या को देखा, फिर 2-3 बार गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन नहीं खुला। एक तरफ आद्या कार्तिक के साथ बंद थी, तो दूसरी तरफ अद्रित को भी अपनी तबीयत खराब लग रही थी, जिससे वो जल्दी से वहां से निकलकर अपने रूम में आ गया, जो इस होटल में उसका हमेशा ही रहता है। अब होटल उसका है, तो वो किसी भी रूम में जा सकता था, लेकिन उसने एक रूम अपने लिए रखा ही था। उसे देखकर आयशा भी वहां से निकल गई। इधर कमरे में आकर अद्रित ने अपना कोट और टाई निकाला और अपनी शर्ट के ऊपरी बटन खोल दिए, जिससे उसे थोड़ी सांस आए। वो खुद को शांत करने के लिए गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तभी कोई उसके रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आया। अद्रित ने अपनी अधखुली आंखों से देखा, जिनमें नशा साफ दिखाई दे रहा था। उसे कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। वो आयशा थी, जो उसके सामने थी। अद्रित, आयशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयशा, ओह कमान अद्रित, क्या अब मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ सकती? कहते वो अद्रित के करीब अपने कदम बढ़ाने लगी। अद्रित उसे अपने करीब आते देख बोला, आयशा देखो, अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो क्या हम बाद में बात करें? फिलहाल मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। कहते हुए अद्रित अपनी आंखों को खोलने की कोशिश कर रहा था। आयशा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत को दिखाओ मुझे, मैं हेल्प कर देती हूँ तुम्हारी। कहते उसने अद्रित के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन अद्रित ने तुरंत ही उसका हाथ झटक दिया और उससे 2 कदम दूर होते हुए बोला, मैं ठीक हूँ आयशा, बस थोड़ा सर दर्द है, क्या तुम प्लीज यहाँ से चली जाओगी? आयशा को अद्रित पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो बार बार आयशा को जाने के लिए कह रहा था, जो उसे पसंद नहीं आ रहा था। वो अद्रित की तरफ बढ़ते हुए बोली, अद्रित, आई नो कि तुम्हारी तबीयत खराब है, और ऐसे में मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तुम भूल सकते हो, लेकिन मैं नहीं भूल सकती कि एक टाइम पर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, साथ ही बहुत अच्छे दोस्त भी। क्या एक दोस्त होने के नाते तुम मेरी हेल्प नहीं ले सकते? इधर अद्रित अपनी तबीयत से परेशान था, और उसमें अब आयशा की बातें उसे इरिटेट कर रही थी, लेकिन वो उसे हर्ट भी नहीं कर सकता था बिना बात के। समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे आयशा को यहाँ से जाने के लिए कहे। अद्रित, लिसन आयशा, आई एम नॉट वेल राइट नाउ, सो प्लीज कैन यू लीव नाउ? मुझे रेस्ट करना है। आयशा को अद्रित की बात पर गुस्सा आने लगा। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो मन में बोली, कोई बात नहीं अद्रित, अगर मैं तुम्हारे करीब नहीं आ पाई तो क्या हुआ? कल उस आद्या का सच जानकर तुम उसे खुद ही छोड़ दोगे, और फिर मैं होंगी तुम्हारे लिए, तुम्हें संभालने के लिए। कहते हुए वो सातिर तरह से मुस्कुराने लगी। वो रूम का दरवाजा खोलकर एक नज़र अद्रित को देखकर वहां से चली गई। मैं अद्रित उसके जाने के बाद बेड पर लेट गया और नींद के आगोश में चला गया। इधर हॉल में सब लोग आद्या को ढूंढ रहे थे, लेकिन आद्या उन्हें कहीं नजर नहीं आ रही थी। अभिषेक जी और अवनी जी का तो चिंता से बुरा हाल हो चुका था। तभी आर्यन ने एक वेटर को रोककर आद्या के बारे में पूछा। ये वही वेटर था जिसने आद्या और अद्रित को वो ड्रिंक पिलाई थी। उस वेटर ने आर्यन को बताया कि उसने आद्या को बाथरूम एरिया की तरफ देखा था। उसने ये भी बताया कि वो एक लड़के के साथ थी। उसकी ये बात सुनकर आर्यन को लगा कि शायद वो अद्रित के साथ होगी, तो वो दिशा और आयुष के साथ उस तरफ जाने लगा। उन्हें उस तरफ जाते देख बाकी लोग भी उन्हीं के पीछे जाने लगे। आर्यन बाथरूम एरिया की तरफ आया। उसके बाद वहां से वो तीनों हर रूम देख रहे थे। चेक करते हुए वो लोग एक रूम के बाहर पहुंचे। बाकी सारे रूम तो खुल चुके थे, लेकिन ये लॉक्ड था। मैनेजर से बोलकर आर्यन ने रूम का दरवाजा खुलवाया, क्योंकि वो रूम बाहर से बंद था, लेकिन अंदर से आवाजें आ रही थी। मैनेजर ने डरते हुए दरवाजा खोल दिया, तो वो तीनों गेट खोलकर अंदर आए और अंदर का नज़ारा देखकर शॉक्ड रह गए। अंदर बिस्तर पर आद्या लेटी हुई थी और उसके ऊपर कार्तिक झुका हुआ था। आद्या के हाथ उसके कॉलर पर थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि जैसे आद्या ने उसे अपने ऊपर झुकने पर मजबूर किया हो। दरवाजा खुलने की आवाज़ से कार्तिक ने उस तरफ देखा। आद्या की भी आंखें हल्की हल्की खुलने लगी थी। उसने भी देखने की कोशिश की,
आर्यन, आयुष या दिशा अभी कुछ कहते कि उनके कानों में किसी की गुस्से से भरी आवाज पड़ी। वो अवनी जी की थी, जिन्होंने ये सब देखा था और अब उन्हें आद्या पर गुस्सा आ रहा था। अभिषेक जी तो जैसे शांत हो चुके थे। आर्यन और आयुष आद्या और कार्तिक के पास आए और उन्होंने कार्तिक को एक झटके से आद्या के ऊपर से हटाया। वो दोनों कार्तिक को गुस्से से घूर रहे थे। वहीं कार्तिक के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसकी तो आंखें बंद हो रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई होश ही नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। आद्या तो अपने सर पर हाथ रखकर बेड पर बैठी थी। अवनी जी आद्या के पास आई और उन्होंने आद्या के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जो देखकर बाकी सभी की आंखें बड़ी हो गईं। वहीं आद्या का तो जैसे सारा नशा ही उतर गया हो। उसने अपनी नम हुई आंखों से अपने सामने देखा। अवनी जी गुस्से से उसे घूर रही थी। आद्या को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपने आसपास देखा। आर्यन और आयुष ने कार्तिक को पकड़ रखा था। बाकी सब उसे देख रहे थे और वो खुद बेड पर थी। ये सब देखने के बाद उसे कुछ कुछ तो समझ आ रहा था, लेकिन वो डर रही थी कि जैसा वो सोच रही है वैसा ना हो। उसे तो कुछ पता भी नहीं है। उसने अवनी जी की तरफ देखा। अवनी जी, ये क्या किया तुमने? हमारी नाक कटवा दी, ऐसे किसी लड़के के साथ एक कमरे में। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी हमें। कहाँ हम सोच रहे थे कि हमारी बच्ची कभी हमारा सर नहीं झुकने देगी, और कहाँ अब ये सब देखना पड़ रहा है। बोल, क्यों किया ऐसा? आद्या बस रोते उन्हें देख रही थी। कमरे में सभी मौजूद थे, सिवाय वेदिका जी और अर्जुन जी के। अवनी जी आद्या को कोस रही थी। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वहीं आद्या अपना सिर झुकाए रोते हुए सब कुछ सुन रही थी। उसे तो जैसे बहुत बड़ा झटका लगा हो। समझ नहीं आ रहा था कुछ, लेकिन अवनी जी की बातों से और माहौल देखकर उसे अंदाजा तो लग चुका था। लेकिन उसे सच में याद नहीं था कि वो इस कमरे में आई कैसे। अभिषेक जी, अवनी जी, बस कीजिए। आद्या को लेकर बाहर आइए। हम आपका कार में इंतजार कर रहे हैं। अब हमें चलना चाहिए। अपने पापा की बात सुनकर आद्या ने रोते हुए उनकी तरफ देखा तो अभिषेक जी ने उससे मुंह फेर लिया, जो देखकर आद्या के सीने में दर्द सा उठा और वो और तेजी से रोने लगी। दिशा, आर्यन और आयुष को उसके लिए बुरा लग रहा था। दिशा ने आद्या को उठने में हेल्प की। उसके बाद वो तीनों वहां से चले गए। वहीं आर्यन और आयुष कार्तिक को गुस्से से देखते हुए निकल गए। अभी कार्तिक होश में नहीं था। अगर होता तो आर्यन और आयुष अभी उसकी हालत खराब कर देते, क्योंकि उन्हें ऐसा शक था कि हो ना हो जो कुछ भी हुआ है उसमें कार्तिक का हाथ जरूर है। बाहर हॉल में आकर अभिषेक जी ने कुछ इमरजेंसी बताकर अर्जुन से विदा ली। उसके बाद वो लोग वहां से निकल गए। वहीं आर्यन और आयुष अद्रित को ढूंढने लगे। तभी उन्हें याद आया कि अद्रित अपने रूम में होगा, जो यहाँ अक्सर उसके नाम से बुक रहता है। वो दोनों उस रूम की तरफ गए, लेकिन रूम अंदर से बंद था, जो देखकर आर्यन को गुस्सा आने लगा। आयुष ने उसे शांत किया। फिर वो दोनों वापस वेदिका जी और अर्जुन जी के पास आ गए। आयशा तो कब की वहां से निकल चुकी थी। इधर अभिषेक जी की कार में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। वो लोग थोड़ी देर बाद घर पहुंचे। दिशा आद्या को लेकर अंदर आई। उसे देखकर अवनी जी कुछ बोलने को हुई कि अभिषेक जी ने उन्हें नावे से हिलाकर रोक दिया और दिशा से आद्या को उसके कमरे में ले जाने के लिए कह दिया। अवनी जी, आपने मुझे रोका क्यों? अभिषेक जी, अभी रहने दीजिए, सुबह बात करते हैं। अवनी जी, आप इतने शांत कैसे हैं? अभिषेक जी, कल पता चल जाएगा आपको। फिलहाल चलिए, चलकर सोते हैं। बोलकर वो अपने कमरे में चले गए। वहीं अवनी जी सोच में पड़ गईं कि कल क्या पता चल जाएगा। उन्होंने गुस्से से आद्या के कमरे की तरफ देखा, फिर अपने कमरे में चली गईं। अगली सुबह होटल में अद्रित की आंख खुली तो उसका सर जोर से दर्द करने लगा। वो उठकर बैठा और अपने आसपास देखने लगा। तभी उसे सामने आर्यन और आयुष बैठे दिखाई दिए, जो मजे से नाश्ता कर रहे थे। अद्रित उन्हें ऐसे देखकर घूरने लगा। अद्रित, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ सुनकर दोनों का ध्यान अद्रित की तरफ गया तो आर्यन ने कहा, ओ, उठ गया तू? वैसे कल रात पार्टी से अचानक गायब कैसे हो गया था तू? आयुष, हाँ तुझे पता है क्या हुआ था? कहते हुए आयुष आगे बोलने लगा कि आर्यन ने उसके हाथ पर हाथ रखकर रोक दिया। अद्रित, अरे यार, पता नहीं कल कैसे अचानक से सर भारी लगने लगा। फिर दिल से कुछ ठीक भी नहीं लग रहा था, तो मैं यहाँ कमरे में आ गया कि फ्रेश होकर वापस चला जाऊंगा। लेकिन कब मुझे नींद आई मुझे कुछ याद नहीं है। उसकी बात सुनकर आर्यन और आयुष दोनों एक दूसरे को देखने लगे। आर्यन, तुझे कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ तेरे साथ? अदिति ने नामे अपना सिर हिला दिया। आयुष, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है।
आर्यन, सही कह रहा है तू। मुझे भी गड़बड़ लग रही है। कल आद्या के साथ वो सब और अद्रित के साथ ये, पक्का कुछ बड़ा झोल है यहाँ। आर्यन के मुंह से आद्या का नाम सुनकर अद्रित ने उसे देखा और कहा, आद्या, क्या हुआ उसे? उसकी बात पर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। वहीं अद्रित बेचैनी से उन दोनों को देख रहा था। अद्रित, बताओगे क्या हुआ आद्या के साथ? कहते हुए वो उन दोनों को घूरने लगा। आयुष, तू शांत हो जा पहले, हाइपर मत हो। अद्रित, मैं ठीक हूँ यार। तुम दोनों मुझे बताओ, आद्या के बारे में क्या बोल रहे थे अभी तुम? क्या हुआ उसे? आर्यन ने एक नज़र आयुष को देखा, फिर कहा, कल तेरे जाने के बाद हमने ध्यान दिया कि आद्या भी गायब है। तो हम सभी उसे ढूंढने लगे, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। फिर हमें किसी वेटर ने बताया कि उसने आद्या को बाथरूम की तरफ जाते देखा था। वहां जाकर, कहते उन्होंने उसे सब कुछ बता दिया, जो भी उन्होंने देखा और जो भी वहां हुआ। जैसे जैसे आयरन और आयुष उसे बताते जा रहे थे, वैसे वैसे अद्रित की मुट्ठियां कसती जा रही थी। अद्रित, कहाँ है वो? आयुष, हमने उसे उसी कमरे में छोड़ा था, लेकिन आज आकर देखा तो वो वहां नहीं था। शायद अपने घर चला गया होगा। अद्रित ने आमे से रिलाया। उसके बाद वो लोग वहां से कुछ देर में निकल गए। इधर आद्या के घर पर शांति फैली हुई थी, लेकिन अम्मी जी का बड़बड़ाना चालू था। आद्या अपना सिर झुकाए हॉल में सोफे पर बैठी। उसके सामने ही अभिषेक जी बैठे थे। दिशा भी वहीं थी। अम्मी जी आद्या को गुस्से से घूरते हुए, कौन था वो लड़का और तुम उसके साथ क्या कर रही थी? वो भी एक कमरे में। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? जवाब क्यों नहीं देती हो अब? कहते उन्होंने आद्या की बाह को कसकर पकड़ लिया, जिससे आद्या को दर्द होने लगा। लेकिन इससे ज्यादा उसे अम्मी जी की बातों से और अभिषेक जी की चुप्पी से हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। तभी अभिषेक जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, अम्मी जी छोड़िए उन्हें। अम्मी जी, नहीं, इसे जवाब देना होगा। आखिर वो लड़का कौन था और ये क्या कर रही थी उसके साथ? अभिषेक जी, अम्मी जी, हमने कहा ना छोड़िए। अम्मी जी ने आद्या का हाथ छोड़ दिया। आद्या की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वहीं दिशा को उसके लिए बुरा लग रहा था। अभिषेक जी, दिशा, आप बताइए कौन था वो लड़का? दिशा ने अभिषेक जी की तरफ देखा और अटकते हुए बोली, वो अंकल, वो लड़का हमारे कॉलेज में ही पढ़ता है, हमारे सीनियर हैं। अभिषेक जी, क्या कभी आद्या ने उससे बात की है? दिशा ने एक नज़र आद्या को देखा, फिर अभिषेक जी की तरफ देखकर डरते हुए कहा, जी की है। मतलब वो ही हमेशा आगे से आद्या से बात करने की कोशिश करते थे। अवनी जी, मुझे लगा ही था कि कॉलेज का ही होगा वो लड़का। हे भगवान, अब क्या होगा? अगर बात किसी को पता चली तो लोग क्या कहेंगे? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी समाज में? और सबसे जरूरी बात, आद्या से शादी कौन करेगा? बात इतनी छोटी भी नहीं है कि छुपाई जा सके। मैं करूंगा आद्या से शादी। दरवाजे से आवाज आई तो सभी ने पलटकर उस तरफ देखा। वहां कार्तिक खड़ा था, अपने पापा के साथ। दिशा और आद्या कार्तिक को देखकर शौक रह गईं। वहीं आद्या का तो मन घबराने लगा था। अभिषेक जी और अवनी जी कार्तिक को देखने लगे। कार्तिक आद्या को देखते हुए उनके पास आया और पैर छूने लगा। अभिषेक जी ने सिर्फ हाथ दिखा दिया, कहा कुछ नहीं। वहीं अवनी जी ने मुंह फेर लिया। उन्हें तो गुस्सा आ रहा था। कार्तिक, सॉरी अंकल जी, जानता हूँ कि जो कुछ भी कल आप लोगों ने देखा और जिस तरह से देखा, वो उस तरह से आपके सामने नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, इसमें ना ही मेरी और ना ही आद्या की कोई गलती है। हम दोनों तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। शायद किसी ने हमारी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, क्योंकि मुझे तो कुछ भी याद नहीं कि कल कैसे मैं आद्या के पास पहुंचा और कैसे आद्या मेरे पास आई। सुबह जब मैं उठा तो होटल के मैनेजर ने सब बताया। उसके बाद मैंने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि वेटर ने गलती से किसी और की ड्रिंक हमें पिला दी थी। क्योंकि आद्या की हालत देखकर भी मुझे यही लगता है कि शायद उसे कुछ भी याद नहीं होगा कि कल रात वो कैसे मेरे पास पहुंची। है ना आद्या? कहते उसने आद्या की तरफ देखा, जो आंखों में आंसू लिए बस सिर झुकाए बैठी थी। अम्मी जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, एक बार के लिए हम आपकी बात मान भी लें, लेकिन जो दाग हमारे दामन पर लग चुका है वो तो नहीं छूटेगा ना। कल वहां जिन लोगों ने भी आपको और आद्या को उस कमरे में देखा था, उन सबकी नजरों में हमारी इज्जत तो गई ना। कार्तिक, इसलिए मैं आप लोगों के पास आया हूँ। आप लोग जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। और रही आद्या से शादी की बात, तो मैं आद्या से शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। उसकी इज्जत मेरी इज्जत है और मैं अपनी इज्जत पर जरा भी दाग नहीं लगने दूंगा। उसकी बात सुनकर सभी उसे देखने लगे।
अभिषेक जी, ठीक है, कल आप अपने पापा के साथ आ जाइएगा आद्या को देखने। ये बातें बड़ों के बीच हों तो ज़्यादा सही रहता है। अभिषेक जी की बात सुनकर आद्या की मानो धड़कनें रुक गई हों। उसने अपनी नजरें उठाकर उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द तड़प साफ दिखाई दे रही थी। अंदर ही अंदर वो जैसे मर रही थी। उसे अद्रित की बहुत याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस नहीं आ रही हो। वहीं कार्तिक उनकी बात सुनकर खुश हो गया। कार्तिक, जी अंकल, अवनी जी, वैसे बेटा आपके माता पिता को पता है इस बारे में? कहीं उन्हें आगे चलकर कोई दिक्कत? कार्तिक, नहीं नहीं आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए। मेरे परिवार को पता है और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कल आ जाऊंगा, कहकर वो एक नज़र आद्या को देखकर वहां से चला गया। अभिषेक जी ने बिना आद्या की तरफ देखे कहा, दिशा, आद्या को उसके कमरे में छोड़ दो और आप भी अपने घर जाइए। आपके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। दिशा, लेकिन अंकल, वो आगे कुछ कहती कि अभिषेक जी ने उसकी तरफ देखा तो दिशा आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। वो उठी और आद्या को लेकर ऊपर उसके कमरे में चली गई। अभिषेक जी उन्हें जाते देखने लगे। वहीं अवनी जी अभिषेक जी को देख रही थी। अवनी जी अभिषेक जी के पास आई और बोली, आप क्या सोच रहे हैं? क्या आपको लगता है कि हमने रिश्ते के लिए हाँ बोलकर सही किया? अभिषेक जी, फिलहाल इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा हमें, कहकर वो वहां से चले गए। वहीं अवनी जी उनकी बात के बारे में सोचती रह गई। वहीं अद्रित आर्यन और आयुष के साथ रायचंद पैलेस पहुंचा। अंदर आकर देखा तो हॉल में ही अर्जुन जी और वेदिका जी बैठे थे। वेदिका जी अर्जुन जी को नाश्ता सर्व कर रही थी। अद्रित को देखकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जिस पर वेदिका जी ने अपनी पलकें अर्जुन जी की तरफ झपकाई। वेदिका जी ने अद्रित से कहा, आ गए तुम? आ जाओ, नाश्ता कर लो। अद्रित, मम, मैं बस अभी आया, बोलकर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी दरवाजे से आवाज आई, छोटे मालिक। आवाज सुनकर सभी ने दरवाजे की तरफ देखा तो चौकीदार खड़ा था। उसके हाथ में एक लिफाफा सा था। अद्रित चलकर उसके पास आया और बोला, ये क्या है अंकल, और कौन देकर गया? चौकीदार, पता नहीं, अभी कुछ देर पहले कोई आदमी आया था और मुझे ये आपको देने के लिए बोलकर चला गया। उसकी बात सुनकर अद्रित की बहुएं आपस में जुड़ गईं। उसने आमे से हिलाकर वो लिफाफा उसे लिया और उसे जाने के लिए कह दिया। उसने लिफाफे को इधर उधर से देखा कि कहीं किसी का नाम हो तो। वहीं बाकी सब उसे ही देख रहे थे। वेदिका जी, दिखा क्या किसी का नाम बेटा? अद्रित, नहीं मॉम, कहते हुए वो अपने हाथ में मौजूद लिफाफे को देखते हुए कुछ सोचने लगा। अद्रित के हाथ में एक लिफाफा था जिसे उसने अभी तक नहीं खोला था। बाकी सभी उसे देख रहे थे। उसने लिफाफा खोला तो उसमें कुछ फोटो निकली। अद्रित ने उन्हें सीधा करके देखा तो उसके चेहरे पर धीरे धीरे गुस्सा छाने लगा और देखते ही देखते उसका गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि उसने उस फोटो वाले लिफाफे को चिल्लाते हुए नीचे जमीन पर फेंक दिया, जिससे सारी फोटो जमीन पर बिखर गईं। वहीं सभी की नजरें जमीन पर बिखरी फोटो पर चली गईं और उन्हें देखते ही सभी शॉक्ड रह गए। आर्यन ने आगे बढ़कर वो फोटो नीचे से उठाई और उन्हें देखने लगा। वो आद्या और कार्तिक की कल रात की फोटो थी। इसमें वो दोनों काफी करीब नजर आ रहे थे। किसी में आद्या कार्तिक के ऊपर झुकी हुई थी तो किसी में आद्या कार्तिक की बाहों में थी। ये सब देखकर अदित का दिमाग खराब हो गया था। वही आर्यन और आयुष का दिमाग भी ये सब देखकर खराब हो गया था। वेदिका जी उनके पास आई और उन्होंने आर्यन से वो फोटो ली और उन्हें देखने लगी। वेदिका जी, ये सब क्या है? आयुष, वो आंटी, हमें खुद नहीं पता कि ये सब क्या है और ये फोटो यहाँ कैसे, कब, किसने ली? वेदिका जी, लेकिन ये तो कल पार्टी की लग रही हैं। कल आद्या ने यही तो पहना था। क्या हुआ था कल, बताओ मुझे। कुछ भी बात नहीं छुपानी है, समझे दोनों? बताओ मुझे। आर्यन और आयुष ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक एक करके वेदिका जी और अर्जुन जी को सब कुछ बता दिया, सिवाय इसके कि वो लोग उसके बाद कार्तिक को लेकर गए थे। सारी बात जानने के बाद वेदिका जी और अर्जुन जी शॉक्ड रह गए। वहीं अद्रित का तो गुस्सा ही कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो बाहर जाने लगा। तभी वेदिका जी ने उसे जाते हुए रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? अद्रित, आद्या के घर। वेदिका जी, तुम पागल हो गए हो क्या? अभी वहां जाना ठीक नहीं होगा। क्या पता यह तस्वीरें किसने भेजी हैं, क्यों भेजी हैं, क्या उसका मकसद है? हमें कुछ नहीं पता है। ऐसे में सीधे उनके घर जाना, नहीं, ये सही समय नहीं है। अर्जुन जी, हाँ, तुम्हारी मम सही कह रही हैं अद्रित। पहले पता लगाओ कि ये तस्वीरें सच में हैं कि नहीं और इसे भेजने के पीछे किसी का क्या मकसद है। उसके बाद तुम आद्या से मिलने चले जाना।
वेदिका जी, हाँ आर्यन, आयुष बेटा, तुम दोनों इसे ऊपर कमरे में ले जाओ। कहते उन्होंने उन दोनों को इशारा किया, जिसे समझकर दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद अद्रित अपने गुस्से को शांत करते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। आर्यन और आयुष भी उसके पीछे जाने लगे। तभी अद्रित ने कहा, कोई मेरे पीछे नहीं आएगा और चिंता मत कीजिए, ठीक हूँ मैं। कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ चला गया। वहीं नीचे सभी बस चिंता में उसे जाते देखते रह गए। वेदिका जी, मुझे तो आद्या की टेंशन हो रही है। पता नहीं अभिषेक जी और अवनी जी ने क्या क्या कहा होगा उसे। अर्जुन जी, अभिषेक जी और अवनी जी भी गलत नहीं है वेदिका। जब अगर माता पिता के सामने ऐसा कुछ आएगा तो वो तो ऐसे ही रिएक्ट करेंगे ही। वेदिका जी, हाँ। आर्यन और आयुष टेंशन से उनकी बातें सुन रहे थे। दूसरी तरफ आद्या के घर से निकलकर कार्तिक ने आयशा को फोन किया और उसे सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर आयशा खुशी से झूम उठी। उसके बाद वो लोग आगे का प्लान करने लगे। कुछ देर बाद उससे बात करने के बाद कार्तिक सोचने लगा, जो भी आज सुबह हुआ, कल रात उसने कोई ड्रिंक नहीं की थी, बस वो नशे में होने का नाटक कर रहा था। जब आर्यन और आयुष ने दरवाज़ा खोला तो वो एक बार तो उन दोनों को देखकर चौंक गया था और थोड़ा डर भी गया था, लेकिन फिर उसके दिमाग ने काम किया और उसने नशे में रहने का नाटक किया। उसके बाद आर्यन आयुष उसे लेकर एक खंडर जैसी जगह पर आ गए थे। तब तक कार्तिक ने उन्हें एहसास नहीं होने दिया कि वो नशे में नहीं है। उन दोनों के जाने के बाद कार्तिक ने इधर उधर देखा और कैसे तैसे करके वो वहां से निकल गया और सीधे अपने घर पहुंच गया। वहां जाकर उसने मॉम डैड को बताया आद्या के बारे में, तो वो लोग जल्दी ही मान गए, क्योंकि कार्तिक ने उनसे कहा था कि वो किसी लड़की से प्यार करता है और शादी भी उससे ही करेगा। उसके कहने के तरीके से ही उसके मॉम डैड कुछ नहीं कर पाए, जिसके बाद कार्तिक फ्रेश होकर वहां से आद्या के घर के लिए निकल गया। आद्या अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसे घुटन महसूस हो रही थी। अदित को फोन किया उसने, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, जिससे आद्या को और रोना आने लगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।